नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 95 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 95 का जो पहला क्वेश्चन है कि राज्य इसके द्वारा संचालित होता है। तो अगर बात करें राज्य की, तो राज्य किसके द्वारा संचालित होता है? तो राज्य जो है वो भारत, अगर मैं बात करूं भारत में, तो सरकार के द्वारा संचालित होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉलिटिकल में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को कमीशन एग्जाम में मिलने वाला है। साथियों, अगर भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और आपके कितने यूटी है? 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला इतना आसान क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। वो पूछेगा कि 2 जून 2014 से पहले भारत में कितने राज्य थे? तो 2 जून 2014 से पहले भारत में 28 राज्य होते थे और 7 यूनियन टेरिटरी होते थे। ये याद रखना है। ये किससे पहले? 2 जून 2014 से पहले। लेकिन 2 जून 2014 को क्या होता है भाई? 2 जून 2014 को आपने डिटेल से याद रखना है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का नया राज्य बनता है। और कौन से नंबर का बनता है? 29वें नंबर का बनता है। तो फिर 2 जून 2014 को 29 स्टेट हो जाते हैं, 29 राज्य हो जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश 7 ही रहते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है कि 2 जून 2014 के बाद भारत में कितने राज्य हो जाते हैं? तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन क्या होता है, 2019 में जो आपका जम्मू कश्मीर है उसको राज्य से तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया जाता है। तो फिर एक राज्य कम हो गया और उसके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए। तो 2019 के बाद 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में 28 राज्य हो जाते हैं, क्योंकि एक कम हो जाता है। और फिर केंद्र शासित प्रदेश 7 से बढ़ के 2 हो जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो भारत में 2019 में क्या हुआ? 9 यूनियन टेरिटरी हो गए और 28 क्या हो गए? राज्य हो गए। लेकिन भैया फिर 2020 में दोबारा क्या हुआ? 2020 में 31 जनवरी 2020 को दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को एक ही यूटी बनाया गया, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और 2020 के बाद, जनवरी 2020 के 20 बाद भारत में 28 राज्य और वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के बारे में पूछा जाता है कि आर्टिकल 1 में क्या बोला है? तो आर्टिकल 1 में बोला है कि भारत कैसा देश है? तो भारत एक राज्यों का संघ है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। दोस्तों, अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन या जीबीटी कमीशन किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो और हमारे रिवीजन बैच में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे बैच का साथियों हिस्सा बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वो जो कि परीक्षाओं में आपको नंबर दिलाने वाला है। तो ये बात आप डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश कौन करता है? तो संघ में नए राज्यों का जो प्रवेश करेगा, अगर कोई नए राज्य बनाना होगा तो वो कहाँ से? संसद से बिल पास होगा। तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश अगर करना है, यूनियन में अगर न्यू स्टेट को जोड़ना है संघ में, तो भैया आपको पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। और नए राज्यों का सृजन, मान लो नया राज्य कोई बना रहे हैं या उसके नाम में अगर परिवर्तन करना है, तो भी उसमें आपका संसद में ही जाना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ संसद से हो रही है, ठीक है। और जो आपका जो भाग 1 है वो बात करता है यूनियन एवं स्टेट की, संघ एवं राज्य क्षेत्र की। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मूलभूत अधिकारों के किसी उल्लंघन के लिए व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाला है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन एन इंडिविजुअल्स मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो हम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं? तो जी हाँ, ये क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, लेकिन अभी पूछा है सर्वोच्च न्यायालय। तो आर्टिकल नंबर 32, अनुच्छेद नंबर 32 में ये बोला गया है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर आप हमारे बैच को लेना चाहते हैं, आप हमारा जो रिवीजन बैच चलाए, तो आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच को
परचेज कर सकते हैं। साथियों, अगर मैं आपकी बात करूं भाई आर्टिकल नंबर 32 में क्या बोला है, तो आर्टिकल नंबर 32 बोलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मतलब है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में। हो सकता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर हो तो उच्च न्यायालय में हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, तो अनुच्छेद आर्टिकल के तहत जा सकते हैं, तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, दोनों बातें परीक्षाओं में काम आने वाली। साथियों, आर्टिकल नंबर 32 जो है इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करी गई है। साथियों, इसमें आपको याद रखना है कि जो संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है, इनको जो संविधान की आत्मा और हृदय जो कहा है वो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय जो है वो किसको कहा गया है, तो वो कहा गया है आपका किसका, आर्टिकल नंबर 32 को, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को कहा गया है। भैया आर्टिकल 32 में हम आर्टिकल 32 के तहत राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के तहत हम क्या है, रिट जारी कर सकते हैं। और कितने प्रकार की रिट, आपकी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। और 5 प्रकार की रिट मैं आपको पाँचों की पाँचों बताऊंगा। पहली रिट का नाम है हैबियस कॉर्पस, जिसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलेंगे, हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश, दूसरी कौन सी है साथियों, परमादेश है। तीसरी है अधिकार परीक्षा, जिसको कहा जाता है क्यू वारंटो। क्या बोलते हैं, अधिकार परीक्षा। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथीगण ध्यान से सुनिए सभी लोग। तो अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा के बाद अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उत्प्रेक्षण, ये क्या, उत्प्रेक्षण क्या है, तो उत्प्रेक्षण भी ये क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, हमारी रिट है ना। राइट टू क्या है, हमें जो हमको पता होना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये हमारे को ये रिट है, ये भी। उसी प्रकार आपका उत्प्रेक्षण जिसको सैनिटरी बोला जाता है, और एक है प्रतिषेध जिसको कहा जाता है प्रोहिबिशन। तो 5 प्रकार की है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, पहले मैंने बोली थी हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, दूसरी क्यू वारंटो, तीसरी फिर बोली थी सैनिटरी, फिर बोला था प्रोहिबिशन। तो इस सारी की सारी आप डिटेल से याद रखें, बेहतरीन तरीके से याद रखें। जी, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है साथियों कि उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन अध्यक्ष है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ। उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन अध्यक्ष होता है, किसके होता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो अगर बात करें उपराष्ट्रपति की, तो ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति वर्तमान में है, इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका जो चुनाव होता है, उनका जो निर्वाचक मंडल होता है, उसमें कौन कौन उनमें वोट छोड़ सकता है। तो भाई जो भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो सभी वोट छोड़ सकते हैं। तो संसद के दोनों सदन बोले तो राज्यसभा और लोकसभा, और इसके अलावा जो यहाँ पे जो नॉमिनेट करके आए हैं 12 सदस्य, वो भी यहाँ पे उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट छोड़ सकते हैं। अच्छा, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है। अगर भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो भैया आपका प्रस्ताव किस सदन में लाएंगे, तो वो लाएंगे केवल और केवल कहाँ पे, राज्यसभा में। जबकि आपका राष्ट्रपति के लिए क्या है, महाभियोग होता है, जो भी कहीं पर भी लाया जा सकता है। लेकिन अगर भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, डिसमिस करना है, तो भैया आपको क्या है, जो प्रस्ताव है वो कहाँ लाना पड़ेगा, केवल राज्यसभा में ही लाना पड़ेगा। अच्छा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में बोला, ये बोला गया आर्टिकल नंबर 63 में। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछता है कि जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो किस आर्टिकल में उसकी बात की गई है। तो कार्यकाल की बात आर्टिकल नंबर 67 में की गई है, और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव की बात है, निर्वाचन की बात है, वो आर्टिकल नंबर 66 में की गई है। ठीक है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है ना। क्वेश्चन
पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उपराष्ट्रपति की शपथ की बात कहाँ की गई। तो शपथ की बात आर्टिकल नंबर 69 में की गई है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। बेहतरीन सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो अपना त्यागपत्र दे देता है या उनको फिर हटाया जाता है, तो उनकी स्थिति में राष्ट्रपति जब है क्या हो रही है, उसकी मृत्यु हो गई या उसने त्यागपत्र दे दिया या उसको पद से हटा दिया, तो भैया उस स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तब तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा ना भाई। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। और भारत में जो उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, ये जो प्रावधान लिया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता। देखो, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो तो लोकसभा का सदस्य भी होता है, लेकिन भैया जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या है, राज्यसभा का क्या है, सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करता है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है सभी साथियों ने। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ कि जो भारत का राष्ट्रपति है ना, वो अपना रेजिग्नेशन जो है भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। और भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसका तनख्वाह कहाँ से जाती है भाई, उसका जो आपका वेतन है वो कहाँ से जाता है, तो भारत की संचित निधि से। तो भारत की जो संचित निधि होती है उसी संचित निधि से क्या जाता है, उपराष्ट्रपति का तनख्वाह जाती है, उपराष्ट्रपति का वेतन जाता है। ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है। तो संसद की संयुक्त बैठक आर्टिकल नंबर 108 संविधान में संसद के जो 2 सदन हैं उसके जॉइंट सेशन की बात करता है। अब संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। लेकिन भाई जो उसकी अध्यक्षता करता है ना यार, वो करता है लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो क्या करता है, वो यहाँ पर संसद की संयुक्त बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों, सबसे ज़्यादा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत में जो लोकसभा है ना, लोकसभा का स्पीकर तो हमने पढ़ लिया। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर है वो कौन है, तो वो है मीरा कुमार। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपको ये भी चेक करेगा कि मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है। उनका कार्यकाल कब से कब तक है, तो इनका कार्यकाल है 4 जून 2009 से कब तक है भैया, 4 जून 2014 तक। जिस तिथि से इन्होंने यहाँ पर शपथ ग्रहण किया उसी तिथि तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो 4 जून 2009 से 2014 तक इनका कार्यकाल रहा था। और ये भारत की प्रथम महिला जो है वो महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। उसी प्रकार भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको जीवी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। साथीगण, क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है। तो भाई देखो, लाजमी सी बात है, लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होगा। ये बात तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन परीक्षाओं में ये पूछा था कि भैया जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में कितने व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो भाई 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, भारत की संसदीय जो प्रणाली है वो किस मॉडल पर आधारित है, तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो आपकी जो है वो ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर, जो ब्रिटेन का जो वेस्टमिंस्टर है उस पर आधारित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है। तो भैया अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो इसका जो निर्णय करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है जो परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नया संसद भवन अभी बना है, उसका आकार कैसा है। तो नए संसद भवन का जो आकार है वो आपको देखने को मिलेगा त्रिभुजाकार।
कैसा मिलेगा, त्रिभुजाकार आकार मिलेगा। साथीगण क्वेश्चन पूछता है कि नए जो संसद भवन का नाम है उसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा, तो भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कब किया गया, 28 मई 2023 को। साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो आपका जो संसद है इसका उद्घाटन तो 28 मई 2023 को हुआ था, लेकिन इसमें कितने द्वार है और ये कितने एरिया में फैला हुआ है, तो ये 4 मंजिला संसद भवन जो है वो 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 3 द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। कौन कौन से, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि नए संसद भवन के राज्यसभा में बैठने की क्षमता कितनी है, तो याद रखना 384 है, और जो लोकसभा में जो बैठने की क्षमता है वो कितनी है, 888 है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। लेकिन जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो नए संसद भवन में संयुक्त अधिवेशन होगा उसमें बैठने की व्यवस्था कितनी है, तो 1272 आदमी आ सकते हैं संयुक्त अधिवेशन में। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो पक्षी मोर तथा राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। और भैया जो नया संसद भवन है उसके परिसर में कौन सा वृक्ष है, तो याद रखना बरगद का पेड़ लगाया है, ठीक है। और जो पुराना संसद भवन था उसको नाम दे दिया कि भाई ये है हमारा संविधान का सदन, इसीलिए पुराने संसद भवन को क्या बोला, इसको बोलेंगे हम संविधान सदन। तो ये बेहतरीन चीज़ें आपको सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, या तो किसी बिल के लिए करता है, या प्रस्ताव के पक्ष में करता है, या विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि लोकसभा का अध्यक्ष का मत निर्णायक मत तो होता है, लेकिन उसका प्रयोग कब करेगा वो, कास्टिंग बोर्ड जो उसका होता है निर्णायक मत, तो याद रखना भाई कब करेगा, या तो उसको कोई बिल पेश करना है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है और उस पर सारी बात आ रही है, कोई प्रस्ताव के पक्ष में यहाँ पर जो है वो करना है, विपक्ष के बराबर मत पे या होने की स्थिति में, तो कहीं भी कर सकता है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है, जबकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार था कि विश्व का सबसे पुराना मठ कौन सा है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो है वो विश्व का सबसे पुराना जो विकिपीडिया में है वो हमको कोई अलग मिल रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार ताबो मठ जो है वो, अगर भारत की मैं बात करूँ तो भारत का सबसे पुराना मठ है, ठीक है। तो विश्व का तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इंडिया का यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो सबसे पुराना मठ जो है वो कौन सा है आपका, जो वो आपका ताबो मठ है। ताबो मठ की बात करूँ तो ताबो मठ जो है आपका कहाँ पे है, तो ताबो मठ आपका हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ताबो मठ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये स्पीति नदी के किनारे है, ठीक है। किस नदी के किनारे है, स्पीति नदी के किनारे आपका ताबो मठ है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ताबो मठ को जो स्थापित किया गया था वो 996 ईस्वी में किसने किया था, तिब्बती राजा, एक तिब्बती राजा होते थे जिनका नाम था ये शशोआत, ठीक है। क्या बोलेंगे, यह शशोयात, बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है, ये शशोआत। तो ये शशोआत जो थे इनके द्वारा, साथीगण याद रखना, इनके द्वारा ताबो मठ को यहाँ पे स्थापित किया गया था। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछता है कि ये शशोआत के द्वारा इसको 996 ईस्वी में यहाँ पे जो है वो क्या किया, स्थापित किया गया था। तो इसके 1000 वर्ष बनते हुए कब पूरे हुए, तो 1996 में इसको बनते हुए 1000 वर्ष पूरे हुए थे। आपका ताबो मठ बहुत ही पुराना है और बौद्ध धर्म का कहूँ तो भारत में सबसे पुराना मठ है ये, ठीक है। उसी प्रकार आपका धनकड़ बिहार धनकड़ मठ, तो धनकड़ मठ भी आपका कहाँ पर है, तो धनकड़ मठ भी आपका जो है वो हमारा कहाँ पर है, तो ये भी आपका लाहौल स्पीति ज़िले में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका की मठ है, किब्बर और काजा के बीच आपका स्पीति नदी के बाएं तट पर की मठ स्पीति घाटी का मतलब कहूँ तो सबसे बड़ा मठ है स्पीति घाटी का, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये सारे के सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपका कारदांग है, आपका बहुत बार आपने सुना होगा। कारदांग के अलावा आपने सुना होगा आपका तायूल है, तायूल के अलावा आपने शाशूर, गैमूर, गुरु घंटाल, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, लाहौल में देखने को मिलेंगे। साथीगण वैसे आपका किन्नौर में आपने सुना ही होगा कुनाम मठ, पू मठ, सारे के सारे किन्नौर में है। इसके अलावा आपका अगर मैं बात करूं बिलासपुर में यहाँ पे जो मठ तो अगर कोई होगे नहीं है ज़्यादा कुछ ऐसे, क्योंकि जो भी आपके मठ देखने को मिलते हैं वो इसी एरिया में ऊपर को ही मिलते हैं, ठीक है। आपके
किन्नौर, लाहौल स्पीति में, इन्हीं 2 ज़िलों में आपको ये मठ जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इतना इस क्वेश्चन से इतना ही करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रघुनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? भाई बात कर रहे हैं रघुनाथ मंदिर की। तो अगर रघुनाथ मंदिर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है और इस मंदिर को राजा जगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भगवान रघुनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें हर हर महादेव। साथियों, कुल्लू ज़िले में कौन कौन से मंदिर है? तो कुल्लू की मैं बात करता हूँ तो कुल्लू में आपका हिडिंबा देवी मंदिर है, जिसको जो भीम भीम जो भगवान थे, जो पांडव जो भीम थे, हिडिंबा माता उनकी, भीम की पत्नी हिडिंबा हिडिंबा जो माता है वो पत्नी थी किसकी? भीम की। उसी प्रकार आपको याद रखना हिडिंबा माता का जो मंदिर है वो किस कुल्लू के मनाली में 1553 ईस्वी में किसने बनाया? तो ये बनाया था राजा बहादुर सिंह ने। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर हिडिंबा मंदिर के बाद डुंगरी मेला लगता है जो कि मई के महीने में लगता है। उसी प्रकार बजौरा मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है, ये भी कुल्लू में है। बिजली महादेव मंदिर, ये भी हमारा क्या है? भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ हर वर्ष शिवलिंग पर बिजली गिरती है। ठीक है, ये बिजली महादेव मंदिर भी कुल्लू में। इसके अलावा आपका मनु मंदिर जो कि शांसर में है, शांसर कुल्लू में है और ये मनु को समर्पित है। कार्तिकेय मंदिर कनखल में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुल्लू और मंडी के बीच है। इसके अलावा कपिल मुनि मंदिर भी कहाँ पर है? आपका कुल्लू में है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।